प्यारे दोस्तों, वेलकम टू हॉरर किलर। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पर केवल वही स्टोरी आपको जानने को मिलेगी जो रियल सब्सक्राइबर की होती है, तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वह जानने को मिलने वाला है जो शायद आज तक आपने कहीं भी नहीं सुना है। स्टोरी बेशक छोटी हो सकती है, लेकिन आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाली है। दोस्तों, यह वाकया हमें रणबीर ने कोलकाता से भेजा है, और वो भी रणबीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। तो चलिए वक्त बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं आज की स्टोरी। हेलो सर, मेरा नाम रणबीर है। मैं पिछले कितने ही दिनों से आपके चैनल का सब्सक्राइबर हूँ। आपकी कहानियाँ रोज सुनता हूँ। आपकी कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं लोगों के खौफनाक वाकये सुनता हूँ तो मेरे दिल में वह वक्त एक बार फिर जाग जाता है जो मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा था। डर और खौफ क्या होता है, यह मुझे उस वक्त पता चला जब मैं एक प्रेत आत्मा के कब्जे में फंस गया था। जब एक प्रेत आत्मा मुझ पर फिदा हो गई थी, उसे मुझसे इश्क हो गया था, तब मेरी जिंदगी नॉर्मल नहीं रही थी। मेरी जिंदगी में डर का एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। मैं आपको अपनी घटना शुरू से सुनाता हूँ। मेरा बचपन बहुत अच्छे से गुजरा। मैं और पूजा अपने माँ बाप के बहुत लाडले बच्चे थे। पूजा मुझसे 3 साल छोटी थी। वह मेरी बहुत लाडली बहन थी। हम दोनों बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। माँ और पिताजी को हमने कभी किसी बात के लिए तंग नहीं किया था। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी। मैं बाबूजी के साथ उनके ऑफिस जाने लगा था, जबकि पूजा अब भी कॉलेज में पढ़ती थी। उन दिनों माँ जी को मेरी शादी करने का शौक चढ़ गया। उठते बैठते वह इसी ख्वाहिश का इजहार करती और मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर टाल देता। माँ मुझसे बार बार पूछती कि अगर मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ तो उन्हें बताऊं, जबकि मेरी जिंदगी में कोई लड़की ऐसी नहीं थी जिसे मैंने इस नज़र से देखा हो। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मुझे बहुत भूख लग रही थी। दिल कर रहा था माँ के हाथ का खाना खाऊं, मगर जैसे ही घर आया तो माँ कहने लगी, बेटा, पूजा अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी पर गई हुई है, तुम्हें उसे लेने के लिए जाना होगा। यह सुनकर मैं थोड़ा चिढ़ सा गया। मैंने कहा, माँ भूख लग रही है, पहले मुझे खाना दे दें, फिर मैं पूजा को लेने चला जाऊंगा। आज मैं इतना थक चुका था कि मेरा इरादा घर आते ही सोने का था, मगर अब मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर पूजा को लेने जाना पड़ा। उसकी सहेली के घर पहुंचा तो पता चला कि अभी बर्थडे पार्टी शुरू हुई है और अभी पूजा का वापस आने का इरादा नहीं था। पास के रेस्टोरेंट से मैंने खाना खाया और फिर पूजा के फ्री होने का इंतजार करने लगा। आधी रात का वक्त था जब सहेली की पार्टी खत्म हुई। मुझे पूजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने पूरे रास्ते उसे डांटा। वह खामोशी से मेरी डांट सुनती रही। बोली, कुछ नहीं। मेरी बाइक सड़क पर दौड़ रही थी। आज सर्दी आम दिनों से ज्यादा थी। आसमान पर बादल भी छाए थे। आज मुझे हर तरफ गहरा अंधेरा नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर चांद कहीं छुप गया हो। इस लंबी सड़क पर सिर्फ मेरी ही बाइक दौड़ रही थी। आसपास कोई गाड़ी, कोई बाइक नहीं थी। यह एक सुनसान सा इलाका था। आबादी बहुत कम थी। रात के वक्त इस जगह पर ट्रैफिक न के बराबर था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ रात के वक्त चोर डाकू मौजूद होते हैं जो लोगों से सामान छीनते और उन्हें परेशान करते थे। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि इस जगह पर भूत प्रेत भी मौजूद होते हैं जो रात को गुजरने वाले मुसाफिरों को डराते हैं। मैंने इससे पहले कभी कोई भूत प्रेत अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ऐसी बातों को मैं हंसकर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। ठीक इसी जगह पर आकर मेरी बाइक रुक गई जहां घना जंगल था। वह जगह बहुत खतरनाक थी। मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बाइक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे, इसे क्या हो गया? बाइक कैसे रुक गई? पूजा की परेशान सी आवाज मेरे कानों से टकराई। भैया, कहीं पेट्रोल खत्म तो नहीं हो गया? मैंने कहा, अरे नहीं, मैंने टंकी फुल करवाई थी, तुम फिक्र मत करो, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। मुझे यकीन है कि बाइक चल पड़ेगी। मगर मैंने जितनी भी कोशिश की, बाइक ने स्टार्ट होने का नाम नहीं लिया। मैंने आसपास डरी हुई नजर डाली।
अगर यहाँ चोर डाकू आ गए तो इससे आगे सोचना ही मेरे लिए मुश्किल था। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी। अगर वह मेरा सामान, बाइक, सब कुछ छीन लेते तब भी मैं इतना परेशान ना होता। परेशानी तो मुझे पूजा की थी। अगर उसे कुछ हो गया तो। मैं दोबारा बाइक स्टार्ट करने लगा। तभी एक अजीब बात हुई। मेरे कानों से छन छन की आवाज टकराई। मैं बाइक स्टार्ट करते करते एक पल को रुका। मैंने कहा, पूजा, ये छन छन की आवाज बंद करो। मुझे ये आवाज बहुत बुरी लगती है और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि पायल मत पहना करो। मैं सख्ती से बोला तो पूजा हैरान रह गई। पूजा ने कहा, अरे भैया, मैंने तो पायल नहीं पहनी और मैंने इस तरह का कोई जेवर नहीं पहना हुआ जिससे छन छन की आवाज आए। मैं सर झटक कर दोबारा अपने काम में लग गया। मैं बाइक के टायर चेक करने लगा, कहीं टायर पंचर न हो गया हो। तभी मेरे कानों से एक बार फिर छन छन की आवाज टकराई। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो यह जगह इतनी वीरान थी और अगर यहाँ सचमुच में डाकू आ गए तो पता नहीं ये पूजा बात को समझती क्यों नहीं। मैंने एक बार फिर उसे बुरी तरह डांटा था। अब वह पहले से भी ज्यादा परेशान नजर आने लगी थी। वह मुझे हैरानी से देख रही थी, जैसे मेरे गुस्से की वजह उसे समझ न आ रही हो। हम दोनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी और उसकी रोशनी इतनी थी कि आसपास का नजारा साफ नजर आ रहा था। अभी मैं पायल की आवाज से ही चिढ़ रहा था कि अचानक मेरी नजर पूजा के साए पर पड़ी। पूजा का साया जमीन पर नजर आ रहा था और उसके साथ साथ एक और लड़की का साया भी था जो पूजा के बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं और वह जैसे बार बार अपनी चूड़ियों को खनका रही थी। जैसे ही वह साया अपना हाथ ऊपर करता तो तभी मुझे छन छन की आवाज आती। मैंने अपनी आंखें मलकर देखा, यह सब क्या है? मैं हैरान सा पूजा के करीब आ खड़ा हुआ। वह साया अभी भी जमीन पर नजर आ रहा था और अब उस साये ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया था। किसी वहम की गुंजाइश नहीं रही थी। जो नज़ारा मैंने देखा था वह बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। यहाँ मेरे और पूजा के अलावा कोई भी नहीं था, मगर फिर भी कोई था जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। और यह छन छन की आवाज़ें कहाँ से आ रही थीं? अब इस बात का जवाब भी मुझे मिल गया था। ऐसी कोई आवाज़ पूजा को सुनाई नहीं दे रही थी और न उसे कुछ दिखाई दे रहा था। मेरे चेहरे पर उड़े हुए रंग को देखकर पूजा भी घबरा गई थी। भैया, क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक है? मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने पूजा से इस बात को छुपा लिया था। मैं जानता था वह बहुत डरपोक है, बहुत छोटे दिल की है और मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने अपने दोस्त रवि को कॉल की। मुझे यकीन नहीं था कि वह मेरी कॉल उठाकर यहाँ आएगा, मगर न सिर्फ उसने कॉल उठा ली बल्कि उसी वक्त वहाँ आ गया। 10 मिनट के अंदर अंदर वह हम तक पहुँच गया। उसने कहा, तुम लोग चलो गाड़ी में, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वह बाइक ले जाएगा। वैसे तुम्हारी बाइक को हुआ क्या? अचानक रुक कैसे गई? मैंने रवि को कोई जवाब नहीं दिया, मगर जैसे ही रवि ने बाइक को स्टार्ट किया तो बाइक स्टार्ट हो गई। वह हैरान सा मुझे देखने लगा और कहा, अरे तुम्हारी तबीयत ठीक है रणबीर? बाइक तो स्टार्ट हो गई है, तुमने बिना वजह मुझे नींद से उठा दिया। इतनी दूर मुझे नींद खराब करके आना पड़ा। मैं शर्मिंदा सा हो गया। मैंने पूजा को अपने साथ बिठाया और रवि से कोई बात किए बिना बाइक स्टार्ट कर दी। पूजा मेरे रवैये पर हैरान परेशान थी। परेशान तो मैं खुद भी था। जो नज़ारा मैंने देखा था वह मेरे दिमाग में जैसे चिपक कर रह गया था। घर आते ही मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और फिर न जाने कब मैं नींद की गहराइयों में उतर गया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मेरा दिमाग एक बार फिर रात वाले वाक़े की तरफ सोचने लगा, मगर अब मुझे वह बात बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे यह कोई मामूली सी बात हो। मैंने उसे अपनी सोच और दिमाग से झटक दिया और अपने रोज़ाना के मामूल में लग गया। यह उससे अगले दिन की बात है। रात का वक्त था। मैं अपना लैपटॉप खोले बैठा था, अपने ऑफिस का काम कर रहा था। काम करते करते मैं अपनी जगह से पानी पीने के लिए उठा था। पानी का जग आज माँ कमरे में रखना भूल गई थी, इसलिए पानी लेने के लिए मुझे किचन में आना पड़ा। जब मैं पानी लेकर अपने कमरे में आया तो मुझे अपने कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आवाज़ों में बहुत डर था, बहुत दहशत थी।
ये किसी लड़की के चिल्लाने की आवाजें थीं। मैंने घबराकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो आवाज़ें मेरे लैपटॉप से आ रही थीं। मैं हैरान सा लैपटॉप के पास आया तो वहाँ किसी हॉरर मूवी का सीन चल रहा था। सीन बहुत खौफनाक था। उसे देखकर मुझे भी कपकपी सी आ गई थी। वह सीन देखने में इतना असली था कि मुझे भी उसमें असलियत का शक होने लगा। मैं जैसे उसमें खो सा गया था। मगर फिर अचानक मेरे दिमाग में जैसे धमाका सा हुआ। मैं तो ऑफिस वर्क कर रहा था, फिर मेरे लैपटॉप में यह हॉरर मूवी का सीन किसने ऑन किया? क्या मेरे कमरे में पूजा आई थी या कोई और? मैंने कुछ देर इस बारे में सोचा, फिर अपना सर झटक कर दोबारा काम में लग गया। थोड़ी देर के बाद फिर से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर वही सीन नजर आने लगा था। अब तो मेरे पसीने छूट गए। यह हो क्या रहा है मेरे साथ? मैंने तो इस मूवी को ना लैपटॉप में इंस्टॉल किया ना इसे ऑन किया, तब भी यह खुद ब खुद कैसे ऑन हो गई? कहीं मेरे लैपटॉप में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? कल ही मैं शॉप पर लैपटॉप को लेकर जाता हूं और इसका कोई हल करता हूं। लैपटॉप को मैंने बंद करके दराज में रख दिया था और खुद सोने के लिए लेट गया, मगर नींद मेरी आंखों से बहुत दूर थी। आजकल मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हर वक्त अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास रहता है, जैसे कोई है जो मेरे पास है, जो साथ है, मगर वह नजर नहीं आ रहा। यही सब सोचते सोचते न जाने कब मैं सो गया था। आधी रात का वक्त था जब मेरी अचानक आंख खुल गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे गाल को छुआ हो। मुझे अपने चेहरे पर किसी की गरमाइश महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने जलता हुआ अंगारा मेरे गाल पर रख दिया हो। मैंने अपनी पूरी आंखें खोल दी। कितनी देर तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे किसी लड़की की सरगोशी सुनाई दी और फिर किसी पायल की छन छन की आवाज। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मैंने लैंप जला दिया था। उस रोशनी में मैंने देखा कि मेरी खिड़की के पास कोई लड़की खड़ी है जिसकी मेरी तरफ पीठ है, और वह लड़की हल्की हल्की आवाज में कुछ गुनगुना रही है। एक बार फिर मेरे पसीने छूट गए थे। यह लड़की कौन थी और इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही थी? कहीं यह पूजा तो नहीं जो मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? नहीं, यह पूजा नहीं हो सकती। पूजा तो खुद बहुत डरपोक है। उसने आज तक कभी ऐसा मजाक नहीं किया मेरे साथ। वह ऐसा कैसे कर सकती है? कौन है यह? मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की भी मैं अंदर से बंद करके ही सोया था। फिर यह लड़की कौन थी और मेरे कमरे में कैसे आई? जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठा ताकि लड़की के पास जाकर उससे पूछ सकूं, अचानक ही वह लड़की अपनी जगह से गायब हो गई और मैं अपनी जगह पर खड़े का खड़ा रह गया। डर की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। मुझे पक्का पता था कि मैंने यहां किसी लड़की का साया देखा था जिसका चेहरा साफ नहीं था, मगर उसके लंबे बाल और सफेद कपड़े मुझे अच्छे से याद रह गए थे। अब मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया, हैरान कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। आज तक कभी भी मैंने इन बातों पर यकीन नहीं किया था। हमेशा अपने उन दोस्तों का मजाक उड़ाता था जो भूत प्रेत के बारे में बात करते थे, और मुझे यह सब सिर्फ बकवास लगता था। मगर अब अंदाजा हो रहा था यह सब बकवास नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सच था जो न जाने मुझ पर कौन से राज खोलने वाला था। हर वक्त मेरे कंधों पर वजन सा रहता था। हर वक्त मुझे अपने सर में दर्द रहता। ऐसा लगता जैसे मेरा पूरा शरीर थक कर चूर हो गया हो, जैसे मैंने कोई बहुत काम किए हों जिनसे मुझे इतनी थकान हो गई हो। माँ भी मेरी हालत देखकर परेशान हो रही थी और मुझे कहती, बेटा तुम इतना बदल क्यों गए हो? इतने थके थके से रहने लगे हो। अब न तो पहले की तरह हमारे साथ वक्त बिताते हो और न हंसते बोलते हो। आखिर तुम अकेले बैठे क्या करते रहते हो? क्या सोचते रहते हो? पहले हमारे साथ हंसते बोलते थे, मगर अब तुम्हें क्या हो गया है? मैं उन्हें देखकर रह गया। अब उन्हें क्या बताता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं वहम और हकीकत के दरमियान फर्क नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह सच है या मेरा वहम। माँ मजाक से कहने लगी, अब मैं तुम्हारी शादी करने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम अपनी शादी को लेकर परेशान हो। ये सोचते रहते हो कि कैसी बीवी मिलेगी।
मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की से तुम्हारा ब्याह करवाऊंगी। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा दिया था। रात को जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरे कानों के पास एक ठंडी सी आवाज टकराई थी, जिसे सुनकर मैं अपनी जगह पर खड़े का खड़ा रह गया था। वो आजा थी। अब तुम किसी के साथ शादी नहीं कर सकते, किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उस लड़की की जिंदगी का खात्मा कर दूंगी, मगर अब मैं किसी को भी तुम्हारे करीब आने की इजाजत नहीं दूंगी। यह आवाज मुझे कमरे के एक कोने से सुनाई दी थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आया था। मैं पूरे कमरे में घूमकर देखने लगा, कौन है यहाँ पर, कौन है? मेरे मुंह से डरी डरी आवाज निकली थी। मुझे खुद अपने डर का अच्छे से अंदाजा हो गया था, मगर बोलने वाला नजर नहीं आया था। इसके बाद बाकी की रात खैरियत से गुजरी थी। कोई भी खौफनाक वाकया मेरे साथ पेश नहीं आया। माँ ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। मैं उन्हें चाहकर भी मना नहीं कर सका था, और फिर एक लड़की को उन्होंने मेरे लिए पसंद भी कर लिया। वह लोग घर आए तो उन्हें भी मैं अच्छा लगा था। वह लोग जल्द ही सगाई करके शादी करना चाहते थे, और मेरी माँ को भी बहू घर लाने की बहुत जल्दी थी। मगर कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने खुद ही आकर इनकार कर दिया। माँ का गुस्से से बुरा हाल हो गया, क्योंकि उन्होंने तमाम दोस्तों और खानदान वालों को मेरी सगाई के बारे में बता दिया था। मगर अब लड़की वालों का इनकार माँ को गुस्सा दिला गया। मैं उसकी वजह पूछने के लिए गई तो वह लोग कहने लगे कि हमारी बेटी इस बात के लिए नहीं मानती। जब से आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की सगाई की बात की है, तब से हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। उसे दौरे पड़ने लगे हैं, इसलिए हम ये रिश्ते की बात खत्म कर रहे हैं। आप कोई और लड़की देख लें। माँ ने यह सब बातें आकर मुझे भी बताई थी, और मुझे उस रहस्यमयी लड़की की बात याद आ गई जिसने मुझे धमकी दी थी। मैंने भी माँ को कह दिया, माँ मेरे लिए लड़कियां देखना छोड़ दें। इस वाक़ये ने मुझ पर भी बड़ा असर डाला था। मुझे यकीन हो गया था कि मैं किसी ऐसे चक्कर में फंस गया हूँ। कोई है जो मेरे साथ है। उसका मकसद क्या है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता था। मैंने बहुत बार कोशिश की कि अपने माँ बाप को इस बारे में बता सकूं, अपने किसी दोस्त को अपनी इस मुश्किल के बारे में बताऊं, मगर न जाने क्यों मैं किसी को इस बारे में कभी बता ही नहीं सका। जब भी मैं जुबान खोलने की कोशिश करता तो मुझे ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरी जुबान पर ताला लगा दिया हो, और मैं ख्वाहिश होने के बावजूद भी इस डर को किसी के साथ बयान नहीं कर सका। धीरे धीरे मैं सबसे कटकर रहने लगा था। ऑफिस से आता तो सीधा अपने कमरे में बंद हो जाता। मैं वैसे भी किसी लड़की से ज्यादा बात नहीं करता था, और अब तो मैं लड़कियों से दूर ही रहने लगा था। हर रात सोते हुए मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई भारी चीज मेरे ऊपर आ गई हो। मैं आंखें खोलने की कोशिश करता, मगर आंखें न खोल पाता। मैं बोलने की कोशिश करता, मगर मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देती थी, और वह मुझ पर हावी होती जाती। जब मैं सुबह उठता तो मेरे शरीर में बिल्कुल भी उठने की ताकत नहीं होती थी। ऐसा लगता जैसे मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा हो। अब मैं वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कमजोर होता चला गया था। मेरे घर वाले और मेरे दोस्त मुझे देख देख कर परेशान हो जाते कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इतना बदल कैसे गया हूँ। मैंने दोस्तों के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया था। मुश्किल से ऑफिस में काम करता। काम करते करते आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, और एक दिन तो मैं काम करते करते बेहोश हो गया। बाबूजी उस वक्त घर में थे। उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए आज उन्होंने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। मगर जब उन्हें मेरी तबीयत के बारे में पता चला तो वह जल्दी से मेरे पास आ गए थे। मेरी हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे। मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर गए। मेरी तबीयत सही होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मुझे खून की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि मैं अचानक इतना बीमार कैसे हो गया। कितने दिन तक मैं अस्पताल में रहा, तब जाकर मेरी तबीयत ठीक हुई। घर आकर मैंने सुकून की सांस ली। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कई दिनों तक मेरे साथ कोई खास वाकया पेश नहीं आया था। मुझे लगा शायद डॉक्टर्स की दवाइयों ने मुझ पर से उस रहस्यमयी साए का असर खत्म कर दिया है,
या शायद वह खुद ही मुझसे दूर चली गई है। मैंने एक बार फिर अपनी जिंदगी नॉर्मल करने की कोशिश शुरू कर दी। ऑफिस जाने लगा, दोस्तों से मिलने लगा और माँ के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुई। पूजा भी मेरे इस बदलाव पर खुश थी और अक्सर मुझे छेड़ती कि भैया अब तो बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब शादी कर लो। मैं हंसकर बात टाल देता, लेकिन दिल ही दिल में अब भी उस प्रेत आत्मा की धमकी से कांप जाता था। वह रात की आवाज मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उस लड़की की जिंदगी का खात्मा कर दूंगी। इसलिए मैंने फिलहाल शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया था। यह सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता रहा। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं धीरे धीरे यह सोचने लगा कि शायद वह सब मेरा वहम था। शायद बीमारी और कमजोरी की वजह से मेरा दिमाग उल्टे सीधे ख्याल बनाता रहा था। मैंने खुद को समझा लिया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मगर इंसान का वहम इतना कमजोर भी नहीं होता कि एक छोटी सी बात से टल जाए। एक शाम जब मैं ऑफिस से थका हारा घर लौटा तो सबसे पहले बाथरूम की तरफ भागा। हाथ मुंह धोने के लिए जैसे ही नल खोला तो एक पल के लिए मेरी सांसें थम सी गईं। टोंटी से पानी की बजाय एक गहरा सुर्ख तरल निकल रहा था, बिल्कुल खून की तरह। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। मैंने फौरन नल बंद किया, एक पल सोचा, फिर दोबारा खोला। इस बार साफ पानी निकला। मैंने अपनी आंखों को जोर से मला। क्या यह मेरी नजर का धोखा था या मुझे अब भी वहम हो रहा था? मैंने दोबारा पानी से हाथ धोए और जल्दी से बाहर निकल आया। कुछ दिन बाद यह वाकया फिर हुआ। रात का वक्त था, मैं सो रहा था कि अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज मेरे ही कमरे से आ रही थी। मैंने आंखें खोली। कमरे में गहरा अंधेरा था और कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर मेरे कानों में एक बार फिर वही छन छन की आवाज गूंजने लगी। यह आवाज मेरे बिस्तर के पास से आ रही थी, इतनी करीब कि मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल सिरहाने खड़ा है। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और लाइट ऑन कर दी। रोशनी फैलते ही आवाज गायब हो गई। कमरा खाली था, हर चीज अपनी जगह पर थी। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ। यह सब क्या था? मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह सब नींद का खुमार था, एक बुरा ख्वाब। अगले कुछ दिनों में मेरे साथ अजीबोगरीब वाकये होने लगे। एक रात मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। अचानक आईने में मुझे अपने पीछे एक परछाई नजर आई। एक लंबे बालों वाली लड़की का चेहरा, बेहद डरावना, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखें काले गड्ढे लग रही थीं और होंठों पर एक गंदी मुस्कुराहट थी। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैं दोबारा आईने की तरफ मुड़ा। चेहरा गायब हो चुका था, सिर्फ मेरी अपनी शक्ल नजर आ रही थी। मेरे हाथों से कंघी गिर गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। यह कोई ख्वाब नहीं था, मैं जाग रहा था और मैंने उसे अपनी खुली आंखों से देखा था। अब मुझे यकीन हो चला था कि वह प्रेत आत्मा वापस आ चुकी है और इस बार वह सिर्फ धमकियां नहीं दे रही थी, बल्कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि अचानक मेरी टेबल पर रखी पानी की बोतल खुद ब खुद गिर गई। पानी फैल गया और मेरे कागज भीग गए। मेरे कॉलीग्स हैरान थे कि यह कैसे हुआ। मैंने जल्दी से सफाई की, मगर मेरे दिल में डर बैठ गया था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मुझे ऑफिस में भी अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता, जैसे कोई मुझे छूकर गुजर गया हो, कोई मेरे कान में सरगोशी कर गया हो। यह सरगोशियां बिना मतलब की होती थीं, लेकिन उनमें एक गहरा डर छुपा होता था। रात के वक्त घर की चीजें खुद खुद अपनी जगह से खिसकने लगती। कभी कुर्सी थोड़ी सी पीछे हो जाती, कभी कोई किताब शेल्फ से गिर जाती। मैं इन बातों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन डर का साया हर वक्त मुझ पर मंडराता रहता था। मैं सोने से डरने लगा था, क्योंकि नींद में भी मुझे उसी लड़की का चेहरा नजर आता, वही गंदी मुस्कुराहट, वही खाली आंखें। कभी वह मेरे करीब आकर बैठ जाती और अपने ठंडे हाथों से मेरे चेहरे को छूने की कोशिश करती। मैं जाग जाता, हांफता हुआ, पसीने में शराबोर, और फिर सारी रात जाग कर गुजारता।
पूजा को भी महसूस होने लगा था कि मैं बहुत परेशान हूं, लेकिन मैं उसे बता नहीं पा रहा था। एक दिन पूजा मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भैया, ये तुम्हारे कमरे से अजीब सी खुशबू क्यों आ रही है, जैसे किसी पुराने फूलों की हो या पुराने इत्र की। मैंने भी महसूस किया था। मेरे कमरे में अक्सर एक अजीब सी खुशबू बसी रहती थी जो मुझे बेचैन कर देती थी। वह खुशबू मेरे साथ हर वक्त मौजूद रहने वाली उस रहस्यमयी हस्ती की मौजूदगी का ऐलान करती थी। मैंने पूजा को टाल दिया। हो सकता है कोई पुराना रूम फ्रेशनर रखा हो। एक और डरावना तजुर्बा उस वक्त हुआ जब मैं एक रात डिनर करके अपने कमरे में जा रहा था। घर की सीढ़ियों पर चलते हुए मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैंने फिर कदम बढ़ाए तो फिर वही आवाज। मैं तेज चलने लगा। आवाज भी तेज हो गई। मैं भागकर अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरा दिल हलक में आ चुका था। मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि अब तो यह चीज सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं थी, बल्कि घर के अंदर भी अपना असर दिखा रही थी। माँ और पूजा को अभी तक इन बातों का पता नहीं था। वह सुकून की नींद सो रही थीं और मैं उनके सुकून को तोड़ना नहीं चाहता था, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि ये वाकये कितनी संगीन शक्ल ले सकते हैं। एक रात मैं किताब पढ़ रहा था कि अचानक मेरे कमरे के बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। यह हंसी किसी लड़की की थी और वह हंसी बेहद खौफनाक थी। उस हंसी में एक ऐसी शैतानियत थी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने किताब फेंक दी और खुद को चारों तरफ से चादर में लपेट लिया। वह हंसी तेज होती गई, फिर धीरे धीरे एक चीख में बदल गई। इतनी दर्दनाक चीख कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी रूह जिस्म से निकल जाएगी। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से बंद करो, बंद करो चिल्लाने लगा, जब तक कि मां भागती हुई मेरे कमरे में नहीं आ गई। बेटा, क्या हुआ? किस चीज की आवाजें आ रही थीं? मैंने मां की तरफ देखा। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया था। मुझे यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ मुझ पर ही असर कर रहा था। यह हंसी, यह चीखें सिर्फ मैं ही सुन सकता था। मेरी मां के चेहरे पर परेशानी के लक्षण साफ दिख रहे थे। इस वाक्य के बाद मेरी रातों की नींद बिल्कुल उड़ गई थी। मैं अब दिन में भी किसी न किसी डर का शिकार रहता। मुझे हर चीज में वह प्रेत नजर आने लगा था। दीवारों पर उसका चेहरा उभरता, पंखे की आवाज में उसकी सरगोशी सुनाई देती और हर परछाई में मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास होता। मैं अपने आप से सवाल करता रहता, आखिर वह मुझसे क्या चाहती है? क्यों उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है और इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूमते रहते थे और मैं हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा कमजोर और परेशान होता जा रहा था। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे काली और खौफनाक रात थी। अस्पताल से वापसी के बाद जो कुछ दिन सुकून के गुजरे थे, वह दरअसल एक तूफान से पहले की खामोशी थी। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था और हर तरफ मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा है। हवा में वही पुराने इत्र की दम घोंट देने वाली खुशबू फैल गई थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मुझे अपने सीने पर एक नाकाबिले बर्दाश्त असहनीय बोझ महसूस हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मन भर भारी पत्थर मेरे ऊपर रख दिया हो। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की तो सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वही लंबे बालों वाली लड़की जिसका चेहरा बिल्कुल साफ था, मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं और उसके होंठों से एक अजीब सा काला तरल टपक रहा था। उसने अपने बर्फीले हाथ मेरे गले पर रख दिए और आहिस्ता से सरगोशी की, तुम सिर्फ मेरे हो रणबीर, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। उस पल मुझे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आई। डर और तकलीफ की वजह से मेरे गले से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसने पूरे घर के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरी चीखें सुनकर मेरे माँ बाप और पूजा बदहवास होकर मेरे कमरे की तरफ भागे। पिताजी ने जोर से दरवाजा पीटा तो वह साया दम भर में गायब हो गया, जैसे वहां पर था ही नहीं।
दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ पर मैं भागकर दरवाजे के पास गया था। जब बाहर मैंने माँ, पिताजी और पूजा को देखा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मैं माँ के गले लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर वह तीनों परेशान थे। जो कुछ मेरे साथ पिछले चंद दिनों से हो रहा था और जैसी मेरी हरकतें थीं, उन्होंने इन सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। माँ ने मेरे माथे को चूमा और मुझे अपने गले से लगा लिया। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना बदल क्यों गए हो? सब ठीक तो है? तुम्हारे साथ क्या मसला है? कुछ हमें बताओ तो सही। अंदर ही अंदर कब तक इस बात को बर्दाश्त करते रहोगे? बेटा कब तक घुट घुट कर जियोगे? बताओ हमें, तुम्हें मसला क्या है? पिताजी भी मेरे करीब आ गए। हाँ बेटा बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? अगर कोई मसला है तो हमें बताओ, हम इसका हल निकालेंगे। मगर अब मैं उन्हें क्या बताता? जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे तो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से उस साये की धमकियां कि मैं किसी को उसके बारे में न बताऊं, वरना वह मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचा देगी। मैं अपने घर वालों का नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे आपके कमरे में सोना है, आपके साथ। जैसे आप बचपन में मेरे बालों में उंगलियां चलाते हुए मुझे लोरी सुनाती थी, मुझे बहुत सुकून की नींद आती थी। आज भी मुझे वैसे ही सुकून की नींद की जरूरत है। माँ नम आंखों से मुझे देखती रही, फिर मैं उनके साथ उनके कमरे में ही आ गया। माँ की गोद में सर रखकर लेटा तो थोड़ी देर के बाद नींद की वादियों में उतर गया। मैं नहीं जानता था कि माँ और पिताजी की आपस में क्या बात हुई थी और इस सारे मामले के बारे में उन्होंने क्या सोचा था। जब मैं जागा हुआ तो सब कुछ मामूल के मुताबिक ही था। किसी ने मुझसे रात वाले वाकये के बारे में बात नहीं की थी। मैं अगली रात भी माँ और पिता के कमरे में रुक गया था। अब अपने कमरे में अकेले सोना और उस खौफ का सामना करना मुझ में हिम्मत नहीं रही थी। अभी दिन ही था कि माँ ने मुझे रोक लिया। बेटा मुझे अपनी एक सहेली के पास जाना है और तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैंने कहा, माँ आपकी सहेली के पास मेरा क्या काम? माँ मुस्कुरा दी। अरे बेटा वह तुमसे मिलना चाहती है। कितना वक्त गुजर गया जब उसने तुम्हें देखा था, अब वह तुम्हें देखना चाहती है। पिताजी भी साथ जाने के लिए तैयार थे। मुझे हैरत तो बहुत हुई, क्योंकि इससे पहले तो माँ कभी मुझे अपने साथ कहीं जाने के लिए यूं जिद करके नहीं ले गई थी। मैं भी खामोशी से उनके साथ चल पड़ा। आज मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, इतना दूर जहां कोई भी मेरा जानने वाला न हो। माँ और पिता के साथ मैं एक घर में आ गया। घर में दाखिल होते वक्त भी बेचैनी महसूस हो रही थी, मगर जैसे ही मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ, अचानक मेरा पूरा शरीर जैसे पुरसुकून हो गया। मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो गया था। इससे पहले तक मुझे अपने दिमाग पर एक बोझ और वजन सा महसूस होता था, मगर अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर से बोझ उतर गया हो। माँ की सहेली ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। वह हमें लेकर एक कमरे में बैठ गई। वह बार बार मेरी तरफ ही देख रही थी और मैं नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। आखिर इस घर में ऐसा क्या था जो मैं इतना पुरसुकून महसूस कर रहा था? जल्द ही मुझे इस बात का जवाब मिल गया जब माँ कहने लगी, बाबा कहाँ हैं? हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। क्या तुमने उन्हें बता दिया था कि हम आ रहे हैं? शांति आंटी कहने लगी, हाँ हाँ मैंने बाबा जी को बता दिया था। अभी उन्हें लेकर आती हूँ और साथ आप लोगों के लिए चाय का भी इंतजाम करती हूँ। थोड़ी देर गुजरी थी कि कमरे में एक बाबा जी दाखिल हुए। उन्हें देखकर मैं बेइख्तियार अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर मुस्कुराए। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं। जब उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे उनकी नजरें मेरे वजूद के अंदर तक उतर गई हों और वह मेरे बारे में वह सब कुछ जान चुके हों जो शायद मैं भी नहीं जानता। माँ और पिता से मिलने के बाद वह मेरे पास आकर बैठ गए और फिर मेरा हाथ अपने हाथों में थामकर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। मैंने हैरत से माँ और पिता को देखा। बाबा जी की हरकतें बहुत अजीब थीं।
कभी वह दाईं तरफ मुंह करके कुछ पढ़ने लगते तो कभी बाईं तरफ, और फिर मुझ पर फूंक मार देते। अचानक मेरा पूरा शरीर जैसे आग में तपने लगा। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। इससे पहले कि मैं वहां से उठता, बाबा जी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह जैसे जान चुके थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, अब तुम यहाँ से भागकर कहीं नहीं जा सकते। जब तक तुम्हारा मसला हल ना हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कुछ कहे बिना उनकी तरफ देखता रहा। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। कितनी देर तक मैं बेहोश रहा मुझे नहीं मालूम। जब मेरी आंख खुली तो माँ और पिताजी मेरी तरफ परेशानी से देख रहे थे। शांति आंटी भी हमारे पास ही थीं और बाबा जी मुझे जागता देखकर मुस्कुराए। बाबा जी ने कहा, अब कैसी तबीयत है? अब तुम्हें अपने कंधों पर वजन तो महसूस नहीं हो रहा? शरीर में कोई जलन, कोई दर्द या सर पे बोझ? इस वक्त मैं बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मैं हैरान था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। माँ और पिता इतने पुरसुकून क्यों बैठे हैं और यह बाबा आखिर कौन है? इस घर में आने के बाद मुझे क्यों इतना अजीब महसूस हो रहा है? मैं जितना सोचता जा रहा था उतना ही उलझता जा रहा था। फिर बाबा जी ने जैसे मेरे सारे सवालों को बिना कहे समझ लिया। कहने लगे, बेटा, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं तुम्हारी शांति आंटी का ससुर हूँ। मैंने बहुत से लोगों का इलाज किया है और इंसानों को रूहों के कब्जे से आज़ाद किया है। तुम पर भी एक भूतनी आशिक हो गई थी। उस रात जब तुम अपनी बहन के साथ उस जंगल में थे, उस वक्त उसने तुम्हें देखा और तुम पर दिल हार बैठी और फिर वह तुम्हारे साथ ही घर आ गई। बाबा की बात पर मैं एकदम उछलकर खड़ा हो गया। वह रात मेरी आंखों के सामने घूम गई। मुझे इतना अंदाजा तो था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह उसी रात के बाद से हो रहा है, लेकिन यह बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। फिर बाबा जी को कैसे पता चली? बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक बार फिर अपने पास बिठा दिया। कहने लगे, बेटा, मैं वह सब कुछ जानता हूं जो आम इंसान नहीं जान सकता। मैंने इस भूतनी को भगा दिया है और तुम्हें उसके चंगुल से आजाद करवा दिया है। तुम लोग खुशकिस्मत हो जो जल्द मेरे पास आ गए। अगर ज्यादा वक्त गुजर जाता तो उसे तुम्हारे वजूद से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। अब वह मेरी कैद में है। मेरा काम जाने कि उसके साथ क्या करना है, इसका फैसला मैं बाद में करूंगा। फिलहाल मेरी इन बातों को गौर से सुनो। बाबा ने मुझे एक तावीज दिया जो मुझे अपने बाजू पर बांधना था। 2 तावीज उन्होंने घर के दरवाजे पर लटकाने के लिए दिए और एक गाड़ी में रखने के लिए। कहने लगे, हमेशा इन्हें अपने पास रखना। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना। भगवान ने चाहा तो कोई बुरी ताकत फिर तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी और न ही नुकसान पहुंचा सकेगी। मैं उनकी बातें सुनकर दिल में सुकून महसूस करने लगा। भगवान का शुक्र था कि मैं इस बला के असर से निकल आया था, वरना वह न जाने मेरे साथ क्या करती। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी के मामूलात बदल गए। मैंने न सिर्फ बाबा जी की बातों पर अमल किया, बल्कि अब मंदिर भी जाने लगा और पूजा पाठ शुरू कर दी। इससे पहले मैं मंदिर जाने में सुस्ती करता था, मगर अब मुझे एहसास हो गया था कि अपने धर्म पर चलने में ही मेरे लिए सुख है। उस दिन के बाद मैं कभी भी आधी रात को किसी वीरान जगह से नहीं गुजरा। अब जो भी गैर मामूली बात होती मैं अपनी माता को जरूर बताता। मैं अपनी माँ का शुक्रगुजार था जो मुझे बाबा जी के पास लेकर गईं। उन्हें बहुत पहले शक हो गया था कि मेरे साथ कुछ रहस्यमयी मामलात चल रहे हैं। उस रात जब मैं खौफ से चिल्लाया था, तभी माँ ने फैसला कर लिया था कि वह मुझे किसी साधु के पास ले जाएंगी। फिर जब उन्होंने शांति आंटी से जिक्र किया तो उन्होंने अपने ससुर के बारे में बताया और यूं मेरी इस मुसीबत से जान छूट गई। उम्मीद है दोस्तों आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी और इंतज़ार कीजिए, आपके लिए ऐसी और रियल स्टोरी आने वाली है जो काफ़ी सारी अपने सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे भेज रखी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।